नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मानसून और मानसून के साथ वेदर फोरकास्टिंग, थोड़ा बहुत क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद एक और लेक्चर हमारा होगा आपका ग्लोबल वार्मिंग का। इसके बाद आपका जो है एग्रोमेट्रोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे हम मानसून। देखो मानसून जो है ये शब्द वर्ड आप समझोगे, यहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो वर्ड जो है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है। तो ये बच्चा ये मानसून वर्ड जो है ये आया आपका अरेबिक वर्ड से। किससे आया है? अरेबिक वर्ड से। ठीक है, अरेबिक वर्ड कौन सा? तो वो है मौसम। अरेबिक वर्ड मौसम से ये लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन, है ना। अब इंडिया के अंदर आप देखोगे तो सीजन, वैसे जनरली अगर ऋतुएं देखोगे तो 6 होती है। मौसम जो होते हैं हमारे का होते हैं, खरीफ से शुरू होता है, फिर रबी आता है, फिर जायद आता है। ये मौसम है। और मौसम कैसे? जैसे गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम और ठंडी का, विंटर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जो ये मौसम वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है सीज़न। क्या होता है? जिसका मतलब होता है सीज़न। ठीक है, सीज़न। तो मॉनसून वर्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि मॉनसून वर्ड जो है किस वर्ड से लिया गया है। तो अरेबिक वर्ड से लिया गया है। अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है जिसका मतलब होता है सीज़न। ठीक है, अब मानसून का मतलब क्या होता है? मानसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल। सीजनल रिवर्सल का क्या मतलब है बच्चा? सीजनल रिवर्सल का मतलब है कि जो हमारा सीजनल रिवर्सल टू इंडियन ओशन, जो हमारे ओशियन है, समुद्र है, वहाँ से क्या करती हैं? हवाएं चलती हैं। जब हवाएं चलती हैं तो वहाँ पर क्या होता है? कहते हैं ना सी ब्रिज। सी ब्रिज क्या होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पर वाष्प बनकर क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। और वहाँ से जब हवाएं चलती हैं तो हवाओं के साथ जो है वो बादल मूवमेंट करते हैं। जो मूवमेंट करते हैं और जहाँ पर भी मानसून बनता है वहाँ पर पानी गिरता है और आगे जो है वो मूवमेंट करता रहता है। तो ये सीजनल रिवर्सल। सीजनल रिवर्सल टू इंडियन ओशियंस, स्पेशली कौन सा? अरेबिक सी, जो हमारा अरब सागर है उसकी यहाँ पर स्पेशली बात की गई है। तो यहाँ पर जो मानसून है इसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल। क्या होता है? सीजनल रिवर्सल। सीजनल रिवर्सल इसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल टू इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशियन में भी बच्चा स्पेशली यहाँ पर बात की जाती है अरेबियन सी की। क्यों? क्योंकि जो हमारा मानसून बनता है वो अरब सागर से ही बनता है। ठीक है, जो हमारा मानसून बनता है वो किससे बनता है? अरब सागर से ही बनता है। क्लियर है? देखो थोड़ा सा समझते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में। अगर मान लो ये हम बात करें हमारा इंडिया का, अगर ठीक है, इतना अच्छा तो नहीं बना पर ठीक है, जो भी हमारा काम से मतलब है। ये हमारा होता है अरेबियन सी यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पर? अरेबियन सी। और यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक, बे ऑफ बंगाल। ठीक, तो जो सीजनल रिवर्सल इंडियन ओशन मतलब स्पेशली अरेबियन सी। अब हमारा जो इंडिया है ना बच्चा, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? समझना, जो इंडिया है हमारा, ये इंडिया है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इंडिया सिचुएटेड है हमारा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन में। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन में, ये ट्रेड विंड, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। ठीक है, ट्रेड विंड जोन, ट्रेड विंड जोन में सिचुएटेड है। और यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस हवाएं चलती रहती है। कंटिन्यूअस विंड जो है यहाँ पर चलती रहती है। किस जोन में? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन में इंडिया हमारा आता है। और इस जोन में जो ये ट्रेड विंड जोन है, ये जो व्यापारिक पवनें हैं, ये लगातार चलती रहती है। अब इनके चलने से क्या होगा? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड करना है यहाँ पर, क्योंकि हवाओं की बात हो रही है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड टू इंडियन ओशन, कौन सा? स्पेशली अरब सागर। अब सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड मतलब हवाएं यहाँ पर, जो हमारा इंडिया जो आता है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन के अंदर आता है। मतलब जो विंड है ना उसके कई प्रकार के टाइप हैं। तो इंडिया जो आता है वो ट्रेड विंड में आता है, व्यापारिक पवनों के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ट्रेड विंड जोन जो है नॉर्थ ईस्ट हवाएं चलती है। ठीक है, तो यहाँ अरेबियन सी है हमारा। अब अरेबियन सी मतलब यहाँ पर क्या है? पानी है। अब यहाँ पर जो है क्या बनेगी? जब ट्रेड विंड जोन चलेगी, मानसून बनेगा, मतलब पूरे साल चलती रहती है। तो 1 जून को जो है मानसून हमारा यहाँ पर आता है। कब आता है? 1 जून को। कहाँ पर? इस घाट पर, इस केरला के घाट पर। तो यहाँ पर जो है ट्रेड विंड जोन ये लगातार जब चलती है तो यहाँ पर जो है मानसून क्रिएट होता है अरेबियन सागर में। और जब ये हवाएं चलती है तो इसका मूवमेंट जो है केरला से होकर ऊपर की तरफ जाता है।
ठीक है, इन हवाओं के थ्रू जो केरला से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। कुछ राज्यों को अगर छोड़ दें, मतलब पूरा ही एंट्री कवर होगी क्योंकि 2 अलग अलग ब्रांचेस अभी इसकी बनेगी, है ना, अरेबियन सागर वाली और बे ऑफ बंगाल वाली, और ये भी 2 प्रकार का है, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो यहाँ पर मानसून का मतलब यही है कि जो हवाएं होती है उसका ये सीजनल रिवल्शन होता है, स्पेशली अरेबियन सी में, क्योंकि हमारा इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट विंड जोन में आता है, व्यापारिक पवनों के अंदर आता है, नॉर्थ ईस्ट व्यापारिक पवनों के अंदर, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की तरफ आता है। जब ये मूवमेंट करती है तो मौसम को अपनी तरफ ऊपर की तरफ ले जाती है, ठीक है। अब ये 2 प्रकार का है मानसून। अब इसको आगे और समझेंगे, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी 2 ब्रांचेस है, किसकी है, साउथ ईस्ट मानसून की, ये 2 ब्रांचेस है। तो किस तरह से काम करेगी आगे हम समझेंगे इसको। तो जो मानसून है 2 प्रकार का है, ठीक है, 2 टाइप। अब ये अब अच्छा, इसको समझने से पहले और समझ लेते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो प्रेसिपिटेशन होता है, एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें, ठीक है, अगर एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें, एनुअल प्रेसिपिटेशन वार्षिक वर्षण जो है वो कितना होता है, 1194 mm। आप 1200 mm भी बोल सकते हो, 1190 mm भी बोल सकते हो, ठीक है। ये कहाँ का है, एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ इंडिया, एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ इंडिया कितना है, 1194, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ वर्ल्ड, प्रेसिपिटेशन ऑफ वर्ल्ड का जो एवरेज कितना है, 1000 mm, 1000 mm है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल जनरेट, एनुअल रेनफॉल जनरेटेड, कितनी जो है रेनफॉल जनरेट होती है, तो 400 मिलियन हेक्टेयर पर मीटर, इतनी रेनफॉल जनरेटेड होती है। अब इतने में से कई अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं आगे शायद इरिगेशन में पढ़ाऊंगा आपको, कि जब 400 मिलियन हेक्टेयर रेनफॉल वॉल्यूम जनरेटेड होता है तो कितना यूज़फुल है, कितना वेस्ट हो जाता है। आपको पता है कि केवल 2% के आसपास जो है फ्रेश वाटर है, उसमें से भी फ्रेश वाटर में भी अलग अलग ड्रिंकिंग वाटर और इरीगेशन वाटर ये सब अलग अलग बढ़ जाता है, ठीक है। पानी बहुत है, 400 मिलियन हेक्टेयर पानी वॉल्यूम, इतना आयतन पानी जनरेट होता है, लेकिन यूज़ कितना होता है, लेकिन केवल 2% के आसपास यूज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर बात मैं करूं यहाँ पर रेनी डेज़ की, एवरेज रेनी डे, जो एवरेज रेनी डे हैं वो कितने हैं बच्चा, एवरेज रेनी डेज जो है वो है 130 डेज, केवल 130 दिन बारिश होती है, एवरेज 130 दिन। 4 महीने का बारिश का सीजन होता है, मतलब अगर आप मल्टीप्लाई करो 1 महीना 30 दिन का, तो 3 चौक 12, 130 दिन लगभग बनते हैं, ठीक है। 120 दिन हो रहे हैं, पर 130 दिन एवरेज रेनफॉल होती है। उसमें से अगर मैं बात करूं इफ़ेक्टिव रेनफॉल, जो इफ़ेक्टिव रेनफॉल है, इफ़ेक्टिव रेनफॉल वो होती है मात्र 75 डेज। कितना, मात्र 75 डेज इफ़ेक्टिव रेनफॉल होती है, जो ग्राउंड वाटर में कंट्रीब्यूट होती है। कितनी, जो ग्राउंड वाटर में, मतलब कि जो हमारे भूमिगत जल को बनाने में मदद करते हैं, वो बारिश कितनी है, केवल 75 डेज इफेक्टिव रेनफॉल। और इफेक्टिव रेनफॉल के अलावा होती है 55 डेज जो होती है वो सेलो रेनफॉल होती है। क्या होती है, सेलो रेनफॉल। अब ये सेलो रेनफॉल का क्या मतलब है, सेलो रेनफॉल का मतलब है बच्चा कि बारिश तो होती है लेकिन वो ग्राउंड वाटर को कंट्रीब्यूट नहीं करती, सरफेस रेन ऑफ के कारण बहकर चला जाता है नदी नालों में, बाकी वो ग्राउंड वाटर को कंट्रीब्यूट नहीं करती। इसलिए बोलते हैं ना कि बारिश धीमी 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 होती रहनी चाहिए। इससे होता क्या, पानी बहकर नहीं जाता, वो नीचे ज़मीन के अंदर जाता है, वो ग्राउंड वाटर में कंट्रीब्यूट करता है, जो हमें आगे हेल्प करता है ड्रिंकिंग वाटर और इरीगेशन वाटर में। लेकिन जो सेलो रेनफॉल होती है ना, मध्यम रेनफॉल, वो क्या होती है, ग्राउंड वाटर में कंट्रीब्यूट नहीं करती। मान लो जैसे कि अभी आधा घंटे बारिश हुई और बहुत धीरे धीरे हुई, बारिश बंद हो गई, तो वो ग्राउंड वाटर को कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगी, पानी ऊपर ही रह जाएगा, है ना। तो 130 दिन बारिश होती है, उसमें 75 दिन इफेक्टिव रेनफॉल है जो ग्राउंड वाटर को कंट्रीब्यूट करती है, 55 दिन जो होती है वो सेलो रेनफॉल होती है जो ग्राउंड वाटर को कंट्रीब्यूट नहीं करती है। मतलब कहते हैं ना, एक दिन के अंदर 2.5 mm बारिश अगर हो रही है 24 घंटे के अंदर, उसको हम रेनी वाटर कहते हैं। तो वो केवल 75 दिन होती है, और 55 दिन जो होती है वो 2.5 mm होती ही नहीं है पूरे दिन भर में, तो उसको काउंट ही नहीं करते। अब रेनी डेज हमने बोला है ना, क्या बोला हमने, रेनी डे। क्या बोला हमने, रेनी डे। रेनी डे हम कब बोलते हैं, जब ग्रेटर देन 2.5 mm, ठीक है, क्या होती है, रेनफॉल होती है, रेनफॉल ड्यूरिंग 24 आवर, ड्यूरिंग
24 आवर, मतलब एक दिन में अगर 24 घंटे में अगर 2.5 mm के आसपास अगर बारिश हो रही है, उसके ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसको रेनी डे बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो है 2.5 mm से ज़्यादा अगर पानी गिर गया तो वो ग्राउंड वाटर को कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब कि ज़मीन के अंदर पानी है उसको बढ़ाने का काम करेगा, और इसके कम होती है तो वो ग्राउंड वाटर को कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो जो कम है वो सेलो रेनफॉल में आता है और जो ज़्यादा है वो इफेक्टिव रेनफॉल के अंदर आता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक डाटा वाला था पार्ट। अब बात करते हैं इसके टाइप की। 2 टाइप है इसके, ठीक है, 2 टाइप। एक अगर हम बात करेंगे तो साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून बच्चा ये रहता है जून टू सितंबर। कब से कब तक है? जून से लेके सितंबर तक रहता है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून जो है जून से लेकर सितंबर तक ये रहता है। समझेंगे बात को, जून से सितंबर क्यों? देखो यहाँ पर मानसून जो शुरू होता है ये 1 जून को शुरू होता है। 1 जून को ये शुरू होता है और कहाँ से? केरला के वेस्टर्न घाट पर। केरला के कहाँ पर? वेस्टर्न घाट से ये शुरू होता है। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में। ठीक है, थोड़ा सा बसते हैं। तो ये 1 जून को, ये जो वेस्टर्न घाट है केरला का, है ना, यहाँ पर ये केरला हमने बना लिया। केरला के जो है वेस्टर्न घाट पर ये 1 जून को ये आ जाता है। ठीक है, 1 जून को कहाँ से? अरेबियन सी से। भाई कहाँ से बनेगा? यहीं से बनेगा। ये अरेबियन सी है। ठीक है, अरेबियन सी से मानसून बनेगा, ये अरब सागर है, यहाँ से मानसून बनेगा। तो 1 जून को आता है केरला के वेस्टर्न घाट पर। ठीक है, 1 जून को आता है। उसके बाद ये 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक ये क्या करता है? कवर्ड होल कंट्री, सारी कंट्री को कवर्ड होल कंट्री, पूरी कंट्री को ये कवर कर लेता है। ठीक है, पूरी कंट्री को कवर कर लेता है 15 जुलाई तक। किस तरफ से मूवमेंट करता है बच्चा? ये मूवमेंट करता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट करते हुए ऊपर की तरफ ये बढ़ता है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो 15 जुलाई को ये पूरी कंट्री को कवर कर देता है। अब इसका विड्रॉवल शुरू होता है। इसका जो विड्रॉवल शुरू होता है ये शुरू होता है 1 सितंबर टू 15 सितंबर। 15 सितंबर से लेके 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक ये रिटर्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वापिस होना शुरू हो जाता है। और इसका जो कंप्लीट विड्रॉवल होता है, कंप्लीट जो विड्रॉवल्स होता है ये 15 अक्टूबर तक हो जाता है। 15 अक्टूबर तक मानसून पूरी तरीके से लौट कर आ जाता है। अब ठीक है, यहाँ से ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? साउथ वेस्ट मानसून कंट्रीब्यूट्स लगभग 80%, 75 to 80% रेनफॉल ये कवर करता है। ठीक है, कंट्रीब्यूट 75 से 85 रेनफॉल इंडिया में। ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रांट पीरियड भी बोलते हैं। ग्रांट पीरियड ऑफ मानसून, ग्रांट पीरियड ऑफ मानसून का ग्राउंड पीरियड इसको कहा जाता है, क्योंकि लगभग 80% रेनफॉल यहीं से होती है, साउथ वेस्ट मानसून से होती है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई साउथ वेस्ट मानसून की पूरा कहानी कि 80% कॉन्ट्रीब्यूट ये करेगा, साउथ वेस्ट मानसून कवर ये करेगा। ठीक है, अब ये पूरी कंट्री को कवर करता है एक्सेप्ट कुछ पार्ट को छोड़कर। ठीक है, कवर्ड होल कंट्री, कवर्ड होल कंट्री एक्सेप्ट तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। कुछ पार्ट को ये छोड़ देता है, क्योंकि ये जब इस तरफ से जाएगा और बे ऑफ बंगाल से जाएगा तो ये वाले पार्ट जो है ये छूट जाते हैं, ये वाले पार्ट छूट जाते हैं। तो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट छोड़ जाते हैं, वहाँ पर ये बारिश नहीं करवाता है। जम्मू एंड कश्मीर में जो 35 से 50% रेनफॉल होती है वो इसी मानसून से होती है। किसे? साउथ वेस्ट मानसून से, याद रखना। तो ये साउथ वेस्ट मानसून की कहानी है कि ये अरेबियन सी से और वेस्ट बे ऑफ बंगाल दोनों से बनता है, याद रखना। ये बे ऑफ बंगाल से भी बनता है, बे ऑफ बंगाल से बनता भी बताऊंगा। बे ऑफ बंगाल से कुछ इस तरीके से जाएगा, ये बे ऑफ बंगाल से जाएगा, मानसून इस तरीके से बनेगा, ये यहाँ से एंटर करता है, कहाँ से? ये इस तरीके से ये जाता है बे ऑफ बंगाल से। तो ये वाले पार्ट छूट जाते हैं क्योंकि मानसून यहाँ से ये बनता है। तो ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों से बनता है। सबसे पहले अरेबियन सी से 1 जून को केरला में साउथ वेस्टर्न घाट पर आ जाएगा। ठीक है, साउदर्न वेस्टर्न पार्ट पे 15 जुलाई को पूरी कंट्री को कवर करता है एक्सेप्ट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। विड्रॉल होगा 1 सितंबर से 15 सितंबर को रिटर्न होना शुरू होता है। कंप्लीट रिटर्न ये
15 अक्टूबर को पूरी तरीके से मानसून रिटर्न हो जाता है। लगभग 80% जो है रेनफॉल कवर करता है ये साउथ वेस्ट मानसून, इसीलिए इसको ग्रैंड पीरियड ऑफ मानसून कहा जाता है। पूरी कंट्री को कवर करता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका को छोड़कर, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में 35 से 50% जो रेनफॉल होती है वो इसी मानसून से होती है, साउथ वेस्ट मानसून से होती है। अब इसकी 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है। अभी इसकी 2 ब्रांचेस हैं, है ना, एक है अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल, यही समझ लो। इसकी क्या है, ये 2 ब्रांचेस है, ठीक है। एक अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये 2 ब्रांचेस हैं, समझ गए। ये एक ब्रांचेस अरेबियन सी और दूसरा बे ऑफ बंगाल। इससे लगभग कितनी होती है बारिश, याद रखना, अरेबियन सी से 80% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून का 80% कहाँ से होता है, अरेबियन सी से होता है। और ये मूव करता है कहाँ पर, दिल्ली की तरफ। ये दिल्ली की तरफ, ये देखो, ये यहाँ पर दिल्ली है हमारा, ये दिल्ली की तरफ मूव करता है, ठीक है। 80% मतलब लगभग 770 mm, 770 mm जो बारिश यहीं से होती है अरेबियन सी से। लगभग ये जो है 20% मतलब 330 mm के आसपास बारिश ये कवर करता है, किसकी, साउथ वेस्ट मानसून की, साउथ वेस्ट मानसून की। और ये कहाँ पर मूव करेगा, ये मूव करता है आसाम की तरफ, ठीक है। ये इस तरफ, ये आसाम की तरफ मूव करता है ये, तो ये पार्ट छूट जाते हैं यहाँ पर। तो ये 2 ब्रांचेस, इसकी दोनों ब्रांचेस से बारिश यहाँ पर होती है, क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो सेकेंड हमारी ब्रांच टाइप है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है बच्चा, यहाँ पर जो बारिश होती है ये आपकी आ जाएगी नवंबर टू, ठीक है। ये जो बारिश होती है साउथ इसकी नॉर्थ वेस्ट मानसून की, ये जो बारिश होती है हमारी, ये अक्टूबर टू दिसंबर होती है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर अक्टूबर पर विड्रॉल हो रहा है, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जो रेनफॉल होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के अंदर आता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है लगभग ये कितना % बारिश को कंट्रीब्यूट करता है, ये कंट्रीब्यूट्स करता है लगभग 15 से 20% रेनफॉल। ये रेनफॉल मेजर मोस्टली जो है ये कहाँ पर, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में इससे रेनफॉल होती है, ठीक है। यहाँ लोगों लगभग 600 से लेके 800 mm रेनफॉल ये करता है। ये लगभग 400 से लेके 600 mm रेनफॉल कवर करता है, और ये लगभग 200 से लेकर 300 mm रेनफॉल कवर करता है, ठीक है। इन राज्यों में, मोस्टली तमिलनाडु में होती है इससे बारिश, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा ये कैसे कवर करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये इस तरीके से रिट्रोल जो होता है ये इस तरीके, यहाँ से ये रिटर्न होता है, ये रिटर्न होता है। तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इन 3 राज्यों में ये बारिश करवाता है। ये रिट्रेटिंग मानसून है, इसको क्या बोलते हैं, रिट्रेटिंग मानसून, मतलब जो मानसून रिटर्न हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, रिट्रेटिंग मानसून। इसको रिट्रेटिंग मानसून भी कहा जाता है, ठीक है। रिट्रेटिंग मानसून भी इसको कहा जाता है। इसको साइक्लोनिक मानसून भी कहते हैं, साइक्लोनिक मानसून भी इसको कहा जाता है, ठीक है। रिट्रेटिंग मानसून भी कहा जाता है, इसको साइक्लोनिक मानसून भी कहा जाता है। ठीक, विंटर, जनरली विंटर मानसून है ये, अक्टूबर से दिसंबर में हो रहा है, तो विंटर मानसून भी इसको कहा जाता है। बस इसके अंदर इतना ही है। 15, लगभग 15% याद रखो, है ना भाई। वहाँ ग्रेटर देन 75 है, तो यहाँ 75 मतलब ग्रेटर देन 75 मतलब यहाँ पर 15 से 20% रेनफॉल यहाँ पर होगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में रिट्रेटिंग मानसून बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून इसको कहते हैं। ये रिटर्न आने वाला मानसून, जब ये रिटर्न आता है तो इन 3 राज्यों में ये बारिश करवाता है। इसको साइक्लोनिक मानसून भी बोलते हैं। साइक्लोनिक का मतलब होता है कि जो साइक्लोन होता है उसके सेंटर में बहुत ही लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और जैसे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंटर में होता है, लेकिन जब घूमता है तो आउटसाइड पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से साइक्लोन बनते हैं, ठीक है। उसको अलग से पढ़ेंगे हम, ग्लोबल वार्मिंग के वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, वेदर हजार्ड, जो हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा। ये समझ गए। अब इसमें हम बात करते हैं थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तीसरा क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये टाइप तो नहीं है बट ये इसी के अंदर आता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है बच्चा, ये आप ले लो दिसंबर से लेके मार्च के बीच में, दिसंबर के बाद के बीच में, ठीक है। दिसंबर के बाद के बीच में जो होता है ये है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है बच्चा, ये जनरली कवर करता है नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया को, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया को कवर करता है। और
जनरली ये जो है सूटेबल, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये सूटेबल होता है रबी क्रॉप के लिए, सूटेबल फॉर, क्योंकि रबी क्रॉप के लिए सूटेबल होता है। दिसंबर से अब मार्च तक देखोगे तो रबी क्रॉप दिसंबर में रबी क्रॉप ही चल रही होती है और फरवरी मार्च में हार्वेस्टिंग होती है, तो सूटेबल होता है। और इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, मावट बोलते हैं, मावट बोलते हैं। कभी कभी जो है दिसंबर से मार्च के बीच में जो बारिश हो जाती है, दिसंबर से मार्च के बीच में जो बारिश हो जाती है उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, और ये रबी क्रॉप के लिए सूटेबल होता है और इसको हम मावट कहते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो बारिश होती है ना, बाकी जो रेस्ट ऑफ जो जम्मू कश्मीर में जो रेनफॉल होती है वो इसी की वजह से होती है। हमने कहा कि 35 से 50% बारिश रेनफॉल यहाँ से होती है, और जो रेस्ट है, रेस्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बाकी जो बची हुई होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है जम्मू कश्मीर में बारिश। ठीक है, तो जो रेस्ट ऑफ रेनफॉल है 35 से 50% साउथ वेस्ट मानसून से होती है, जो बची हुई है वो किससे होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसका मतलब है कि जो लो प्रेशर साइक्लोनिक कंडीशन होती है, मतलब क्या होता है कि जो साइक्लोन होता है उसके सेंटर में प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम होता है, लेकिन वो जैसे 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 आउटवर्ड होता है प्रेशर बढ़ता जाता है, जैसे बढ़ता जाता है तो साइक्लोन उत्पन्न होता है, उसी वजह से कुछ है पश्चिमी विक्षोभ हो जाता है। जनरली कहाँ पर होता है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न कंट्री, यह आ जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज एंड हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन में। ठीक है, तो हिमालयन रीजन कहाँ पड़ेगा आपको, जम्मू एंड कश्मीर साइड। तो वेस्टर्न कंट्रीज और हिमालयन रीजन में जो है पश्चिमी विक्षोभ पैदा हो जाता है साइक्लोनिक के कारण, जिसकी वजह से वहाँ पर कभी कभार बारिश हो जाती है, जिसको माउट बोलते हैं और रबी क्रॉप के लिए सूटेबल होती है। जनरली नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया, क्यों, क्योंकि हिमालयन रीजन आपको उधर ही मिलेगा, नॉर्थ जाता हुआ और सेंट्रल रीजन में जनरली वहाँ पर। वैसे तो आप बोलोगे सर इधर आसाम साइड में भी मिलेगा, लेकिन इतना नहीं वहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ये सारी चीज़ें। एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इल नीनो और एल नीनो, हालांकि उधर भी पढ़ सकते हैं, इल नीनो और ला नीनो। ये कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मानसून से रिलेटेड यहाँ पे समझना। ये क्या है, ये ऐसी फिनोमिना है जहाँ पर जो ईस्टर्न टेम्परेचर है, ईस्टर्न पैसिफिक टेम्परेचर ये बढ़ जाता है। फिनोमिना ऑफ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ईस्टर्न फिनोमिना। इल नीनो क्या होता है, यहाँ पर ईस्टर्न पैसिफिक में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि जो इंडियन मानसून है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब इट इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियन मानसून, ये मानसून के लिए अच्छा नहीं है। मतलब जो है ये क्या करता है, अफेक्ट द इंडियन मानसून, और ये इंडियन मानसून को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जब इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है तो यहाँ पर क्या होता है, ड्राई वेदर जैसी सिचुएशन आ जाती है, ड्रॉथ पड़ जाता है, सूखा पड़न जैसी सिचुएशन बन जाती है। ये क्या है, कूल ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक। यहाँ पर क्या है, ये जस्ट अपोजिट ऑफ इल नीनो का ये क्या है, जस्ट अपोजिट फिनोमिना है। ठीक है, ये इल नीनो का जस्ट अपोजिट फिनोमिना, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, मतलब ईस्टर्न पैसिफिक कूल हो जाता है। और ये क्या था, गुड इंडिकेशन ऑफ इंडियन मानसून। इंडियन मानसून के लिए ये गुड इंडिकेशन होता है। तो अगर इंडियन मानसून अच्छा कब बनेगा, जब ला नीनो वाली सिचुएशन बनेगी, और इंडियन मानसून जब खराब होगा या ड्रॉट या ड्राई वेदर पड़ेगा, मतलब वहाँ पर इल नीनो वाली सिचुएशन बनेगी। ठीक है, ला नीनो एक तरीके से साइक्लोनिक सिचुएशन है। वही मैंने बोला कि सेंटर में प्रेशर कम रहता है, आउटवर्ड प्रेशर बढ़ता जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, साइक्लोन, तूफान वगैरह ये सारी चीज़ें आती है, टोर्नाडो, हेरिकेन्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। ये दो कॉन्सेप्ट है। इन दो कॉन्सेप्ट के बाद हम समझते हैं, थोड़ा सा क्लाउड के बारे में समझते हैं। क्या समझते हैं, थोड़ा सा क्लाउड के बारे में। ठीक है, बादल के बारे में समझते हैं। बादल में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिर्फ रेन बेरिंग क्लाउड, जो वर्षा वाले बादल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बादल कई टाइप के होते हैं। जो रेन बेरिंग क्लाउड होते हैं वो होते हैं अप टू 3 किलोमीटर हाइट पे होते हैं, अप टू 3 किलोमीटर हाइट तक ही होते हैं। कौन से, रेन बेरिंग क्लाउड। दो प्रकार के आपको रेन बेरिंग क्लाउड यहाँ पर मिलेंगे। एक होता है निम्बो स्ट्रेटस, एक होता है कुमुलोनिम्बस। ठीक है, ये दो रेन बेरिंग क्लाउड है।
ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो है रेन बेरिंग क्लाउड है, ठीक, और ये कंटिन्यूस रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंटिन्यूस रेन के लिए, रेन जो होती है इसी से होती है, मतलब ये क्या है, ये रेन बेरिंग क्लाउड है, ठीक है। कंटिन्यूस रेन यहाँ पर होती है जो कि हमारे लिए अच्छा है। ये भी रेन बेरिंग क्लाउड है, याद रखना, ये भी क्या है, ये भी रेन बेरिंग क्लाउड तो है, लेकिन ये जो कराएगा हैवी रेनफॉल, ये कराएगा हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल करवाएगा, जिसकी वजह से क्या आता है, हेल, स्ट्रॉम, ठीक है, हेल आ जाएगी, स्ट्रॉम, लाइटनिंग होगी, LIGHT, लाइटनिंग होगी, है ना, तूफान आएगा, हेल आएगा, स्ट्रॉम आएगा, लाइटनिंग होगी। तो ये कुमुलोनिम्बस रेन बेरिंग तो है, लेकिन हैवी रेनफॉल कराएगा, जो मानसून के, जो हमारी खेती के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बहुत भयानक बारिश होगी, स्ट्रॉम आएगा, तूफान आएगा, बिजलियाँ कड़केगी, है ना, इस तरीके के ओले गिरेंगे। तो इस तरीके की जो क्लाउड्स होते हैं उसको कुमुलोनिम्बस बोलते हैं। और जो कंटिन्यूस रेनफॉल करवाते हैं, जो सूटेबल होते हैं फॉर हमारे एग्रीकल्चर के लिए, इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ सूटेबल, है ना, सूटेबल फॉर फार्मिंग, सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस रेनफॉल तो होगी, लेकिन एकदम हैवी रेनफॉल नहीं होगी, पानी बहकर ही चला जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। तो ये निम्बो स्टेटस जो है हमारे लिए बढ़िया है। कुमुलो निम्बस जो है ये रेन बेरिंग तो है, लेकिन हेवी रेनफॉल करवाता है, तूफान आता है, ओले गिरते हैं, मतलब बिजलियाँ कड़कड़ाती है। तो ये दोनों, ठीक है, होते तो कई सारे के क्लाउड अगर आप वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देखोगे तो आपको बेसिक क्लाउड्स या क्लाउड्स जो है 4 कैटेगरी मिलेगी, फैमिली A, B, 2, 3, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसको हमें समझना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेन बेरिंग क्लाउड जो होते हैं लो क्लाउड्स होते हैं, मतलब अप टू 3 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ आर्टिफिशियल रेन मेकिंग, आर्टिफिशियल रेन बेरिंग क्लाउड या आर्टिफिशियल रेन मेकिंग, या इसी को हम बोल देते हैं क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग, बादल बनना। अब कतई में रूप से बादल कब बनना, पता से बादल कब बनेंगे? एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल्स टू क्लाउड इनटू इंड्यूसिंग रेन। मतलब हम यहाँ कर रहे हैं कि कुछ एक मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, भारी मटेरियल्स का। नेचुरल जो है क्लाउड है, क्लाउड से में भी मटेरियल्स बनता है, नेचुरल है, लेकिन अगर जब भारी रूप से अगर कोई मटेरियल से क्लाउड बना रहे, बादल बना रहे, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन मटेरियल, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग। तो जब हम आर्टिफिशियल बादल बना रहे हैं तो बाहर से कोई मटेरियल डालकर, सामग्री डालकर उस पर डाल रहे हैं, जिससे क्या बन रहा है, बादल बन रहे हैं और वहाँ पर रेन यहाँ पर हो रही है। तो एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल टू क्लाउड टू इंड्यूस प्रेसिपिटेशन। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? एप्लीकेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ, जो भी है फॉरेन की स्पेलिंग देख लेना, FORGIN, फॉरेन मटेरियल, एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल टू क्लाउड टू इंड्यूस प्रेसिपिटेशन। वर्षण को इंड्यूस करवाने के लिए जो बाहरी तौर पे जब हम फॉरेन मटेरियल्स को क्या करते हैं, FORIGN, फॉरेन मटेरियल को क्या करते हैं, डालते हैं। विदेशी सामग्री या भारी सामग्री को जब हम क्लाउड पर डालते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर प्रेसिपिटेशन इंड्यूस होता है। अब ये 2 प्रकार का है, ठीक है, ये 2 प्रकार का है। एक आएगा आपको कोल्ड सीडिंग, कोल्ड सीडिंग, और आपको मिलेगी एक वार्म सीडिंग, ठीक है, कोल्ड सीडिंग, और एक होगी आपकी वार्म सीडिंग, ठीक है। कोल्ड सीडिंग मतलब यहाँ पर कोल्ड सीडिंग किससे करते हैं, 2 मटेरियल, AgI, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, और यहाँ पर आपको CO2 मतलब ड्राई आइस। दूसरा क्या यूज़ करते हैं, ड्राई आइस, जिसको हम बोलते हैं CO2 -80 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ड्राई CO2 या CO2 हम बोल सकते हैं, CO2 फ्रॉम -80 डिग्री सेल्सियस पर यूज़ करते हैं, उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। कोल्ड सीडिंग में जो यूज़ करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं वार्म सीडिंग के लिए, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो कहाँ पर किया गया था, एरोप्लेन के थ्रू, ठीक है, एरोप्लेन के थ्रू जो है आर्टिफिशियल जो है क्लाउड सीडिंग की गई थी, ठीक है, क्लाउड सीडिंग की गई थी कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में 2008 में की गई थी,
गुजरात में 1991 में की गई थी, और गुजरात और 1991 के बाद एक और है तमिलनाडु में 1993-94 में की गई थी। ठीक है, एरोप्लेन के थ्रू आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग की गई थी। ठीक है, ये अब आर्टिफिशियल रेन की बात करें, ये एसिड रेन की बात करें। एसिड रेन किस वजह से होती है बच्चा? एसिड रेन होती है HNO3 और H2SO4, HNO3 और H2SO4 की वजह से। इसके अंदर गैस होती है कौन सी? इनके अंदर गैस होती है NO2 और SO4। NO2 और SO4 गैस की वजह से, NO2 और SO4 गैस की वजह से। ठीक है, NO2 और SO2 की वजह से। ठीक, और इसका जो pH होता है बच्चा, याद रखना, पूछा जाता है लेस देन 5.5 इसका pH होता है। और इसका जो टिपिकल pH है, टिपिकल pH वैल्यू जो होती है वो लेस देन 4.5 के आसपास होती है। तो वही लेस देन 5. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यही लगाना है 5.5 के आसपास जो है इसकी pH रेंज होती है, इससे कम होती है। ठीक है, 5.5 से कम इसका pH होता है। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक ये होता है। क्लियर है? ये एसिड रेंज में क्या हो जाता है? डिटोरिएशन ऑफ बिल्डिंग, डिटोरिएशन ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग को क्या कर देते हैं? डिटोरिएट कर देते हैं, जैसे ताजमहल में हो रहा था। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? ये एसिडिफिकेशन कर सकते हैं, एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड रॉक्स, सॉइल और रॉक्स को क्या करते हैं? एसिडिफाइड कर सकते हैं, जिससे रॉक्स की वेदरिंग्स भी होती है, सॉइल भी खराब होती है। डिटोरिएशन ऑफ क्या हो जाता है? डिटोरिएशन और किसका होगा? ट्री एंड फॉरेस्ट का डिटोरिएशन भी हो जाता है एसिड रेन की वजह से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? यहाँ पर बात करेंगे हम अब वेदर फोरकास्टिंग की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? वेदर फोरकास्टिंग की। वेदर फोरकास्टिंग की मतलब प्रिडिक्शन ऑफ रेनफॉल, सीधी सी बात है। प्रिडिक्शन ऑफ वेदर फोरकास्टिंग का क्या मतलब है? प्रिडिक्शन ऑफ वेदर। अब प्रिडिक्शन वेदर का क्या मतलब है? कब बारिश हो सकती है, कब नहीं हो सकती है। तो टाइप्स की बात करते हैं प्रिडिक्शन वेदर। अब ये कितने टाइप्स का है इसकी बात करते हैं, टाइप्स की। तो यहाँ पर पहला हम बात करते हैं शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग की। दूसरा है मीडियम रेंज फोरकास्टिंग की। ठीक है, मीडियम रेंज फोरकास्टिंग। और नंबर 3 बात करते हैं लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग की। ठीक है, लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग की। जो शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग ये 2 प्रकार का है, इसको हम बोलते हैं नाउ कास्टिंग एंड वेरी शॉर्ट कास्टिंग। नाउ कास्टिंग या वेरी शॉर्ट कास्टिंग। ठीक है, नाउ कास्टिंग का क्या मतलब है बच्चा? कि 0 से लेकर 2 आवर्स तक अगर हम कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो नाउ कास्टिंग में। हमने क्या बोला यहाँ पर कि भाई अभी जो है 2 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर बारिश हो सकती है, 2 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर बारिश हो सकती है, उसको हम बोलते हैं क्या? नाउ कास्टिंग। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? नाउ कास्टिंग। ठीक, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग को समझते हैं। शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग को अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं अप टू। शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग कब तक होती है याद रखना, इसको पहले ऐसा समझो, ये होती है अप टू 3 डेज, मतलब 72 आवर्स के लिए अगर कास्टिंग होती है तो उसको हम शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग बोलते हैं। और ये भी 2 प्रकार का है, इसी के अंदर आप बोल दो नाउ कास्टिंग भी इसी में आएगा, मतलब लगन अप टू 2 आवर्स। अगर आपने 2 घंटे के लिए कास्टिंग की है तो नाउ कास्टिंग के अंदर आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपका अप टू 1 डे आप बोल सकते हो, तो ये आ जाएगा वेरी शॉर्ट रेंज कास्टिंग अप टू 1 डे आप बोल सकते हो, या 0 से 12 आवर्स या अप टू 1 आवर्स। ठीक है, अगर शॉर्ट रेंज कास्टिंग पूछा जाए तो लगभग अप टू 3 दिन मतलब 72 घंटे, उसमें से 2 घंटे के लिए आप कर रहे हो तो नाउ कास्टिंग। अभी जस्ट बता रहे हो कि भाई आधे घंटे के अंदर बारिश हो सकती है, ये हो सकता है, ये मतलब 1 दिन के अंदर, मतलब कल बारिश हो सकती है या 4 घंटे बाद बारिश हो सकती है, 12 घंटे के आसपास बारिश हो सकती है, उसको वेरी शॉर्ट अप टू में। ये जनरली इसमें कौन सी मेथड यूज़ होती है? इसमें मेथड होती है सिनेप्टिक मेथड।
सिनेप्टिक मेथड यूज़ होती है, याद रखना। कौन सी मेथड यूज़ होती है? सिनेप्टिक मेथड, पता करने के लिए, शॉर्ट एंड कास्टिंग के लिए। और ये यूज़फुल है किसके लिए? यूज़फुल फॉर फार्मर। फार्मर के लिए क्यों यूज़फुल है? अगर उसको पता चल जाए कि आधे घंटे, 1 घंटे या 4 घंटे के बाद बारिश हो रही है, तो वो क्या करेगा? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं करेगा अपनी फील्ड पर। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करके आया, पता चला बारिश होगी, तो पूरी बह के चली गई, उसका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो फार्मर के लिए बेस्ट है। मीडियम रेंज फोरकास्टिंग जो होती है वो अप टू 10 डेज, 3 to 10 डेज़ के लिए होती है ना, 3 to 10 डेज़ के लिए मीडियम फोरकास्टिंग। और ये किसके द्वारा होती है? तो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज फोरकास्टिंग, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज फोरकास्टिंग। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज फोरकास्टिंग जो है बच्चा, एक मिनट, वेदर फोरकास्टिंग करना है इसको, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक। और ये भी क्या है? फार्मर के लिए हेल्पफुल है, फार्मर्स के लिए हेल्पफुल है। क्यों है? क्योंकि वो अगर उसको पता चल जाए कि अगले 3 दिन में या 4 दिन में बारिश होने वाली है, तो भाई इरिगेशन नहीं देगा ना, वो उसको ज़रूरत ही नहीं इरिगेशन देने की। मालूम है 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद बारिश हो रही है, तो अभी इरिगेशन रोक देते हैं। पता चला इरिगेशन दी और कल पानी गिर गया, तो उसका इरिगेशन वेस्ट हो जाएगा या फसल को नुकसान होगा। तो फार्मर के लिए हेल्पफुल है। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग या मोर देन 10 डेज़ के लिए हम करते हैं। लॉन्ग डेज क्या? मोर देन 10 डेज़ के लिए। अब मोर देन 10 डेज़ के लिए इसको किया जाता है। ये भी यूज़फुल है किसके लिए? ये प्लानर के लिए, प्लानर या फार्मर्स के लिए ही है। क्यों? क्योंकि वो प्लान कर सकता है कि उसको कौन सी क्रॉप लगानी है। याद रखना, क्या प्लान कर सकता है? कि उसको कौन सी क्रॉप लगानी है, ठीक है। ठीक है, फार्मर्स डिसाइड कर सकता है, अपना क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड कर सकता है, उसकी कौन सी क्रॉप लेनी है, कौन सी क्रॉप नहीं लेनी है, वो यहाँ डिसाइड कर सकता है। और यहाँ पर कौन सी स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ होती है? स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ होती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? वेदर फोरकास्टिंग। मीडियम रेंज की बात करें तो मीडियम रेंज में होता है न्यूमेरिकल मेथड। यहाँ पर कर लेना, न्यूमेरिकल मेथड यूज़ होती है, न्यूमेरिकल मेथड होती है, ठीक। न्यूमेरिकल मेथड यहाँ पर यूज़ होती है। क्लियर है बच्चा? वेदर फोरकास्टिंग इन इंडिया की बात करें तो कुछ चीज़ और चीज़ समझ लो। यहाँ पर क्या है? कुछ चीज़ और समझ लो, वो क्या है? थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं और समझ लो। जैसे हम बात करते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, ठीक है, या वेदर फोरकास्टिंग इन इंडिया, ठीक है। भाई अगर वेदर फोरकास्टिंग हमें करना है, वेदर फोरकास्टिंग इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर वेदर फोरकास्टिंग की बात करें तो एक तो आप कर सकते हो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, यहाँ से होगी। दूसरा आपको मिलेगा IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो कब बना, इसकी थोड़ी सी कहानी आपको समझ लो, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बना 1875 में, ठीक है। जब ये बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर था कहाँ पर? कलकत्ता में, कलकत्ता। कब? 1875 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट हुआ, हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ 1905 में। शिफ्ट हुआ कहाँ पर? शिमला। कहाँ शिफ्ट हुआ? शिमला। कब? 1905 में, ठीक। जब बना तब कहाँ था हेडक्वार्टर इसका? कलकत्ता। फिर कलकत्ता से जो इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ पुणे में, कब? 1928 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है अभी नाउ, ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। ये कब शिफ्ट हुआ? 1944 में, ठीक है। इसकी कहानी पूरी। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1875 में, और अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये IMD की कहानी है। चलिए, LA रामदास इसके फादर है, फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी, इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी। LA जो रामदास है, LA रामदास, ठीक है, वो क्या है? इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी के फादर ऑफ, फादर कौन है? इंडियन
एग्रो मेट्रोलॉजी के फादर है, ठीक है। एल एन रामदास जो एग्रो मेट्रोलॉजी के फादर है। फिर आता है आपका यहाँ पे डिवीज़न ऑफ एग्रो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या फिर इसके रीजन कहाँ है, रीजन 6 इसके क्या है, रीजनल जोन है। यहीं पे बता देता हूँ 6 इसके कहाँ पे रीजनल जोन है। इसके जो है 6 रीजन है, 6 रीजन है रीजनल जोन, या 6 रीजनल ऑफिस है इसके। तो वो है चेन्नई में, ठीक है, कलकत्ता में है, ठीक है, चेन्नई में है, कलकत्ता में है, चेन्नई कलकत्ता का, मुंबई में है, नागपुर में है, ठीक है, मुंबई नागपुर 4, न्यू दिल्ली और गुवाहाटी, न्यू दिल्ली में है और छठा गुवाहाटी में है, ये 6 इसके रीजनल जोन है। और डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी कहाँ पर है, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी डिवीज़न कहाँ है, तो पुणे में। कब बना था, 1932 में। कब बना था, 1932 में बना था डिवीज़न ऑफ एग्रो मेट्रोलॉजी, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, चलो दिख रहा है, इसे भी बता देता हूँ। ठीक, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसी पे देख लो। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, जेनेवा में है। वर्ल्ड कब बना था, 1850 में, सॉरी 1950 में ये बना था, ठीक है। इसमें मेंबर कितने हैं, इसमें है मेंबर 1993, उसमें से 187 स्टेट के हैं और 6 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरी के, यूटी के हैं, ठीक है, यूटी के हैं, यूनियन टेरिटरी के हैं। ये किसके अंदर आता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ मेट्रोलॉजी, यूनाइटेड नेशन ऑफ मेट्रोलॉजी के अंदर आता है ये, ठीक है। और भारत इसका मेंबर कब बना, इंडिया इसका मेंबर बना था 1949 में। कब बना था, 1949 में, 27 अप्रैल। ठीक है, इंडिया बिकम 1950 नहीं रे, 1950, नहीं तो आप बोलोगे सर 1950 में तो वही बना, वो 23 मार्च को बना, ठीक है। वर्ल्ड मेंबर कब बना, ये 23 मार्च को बना, 23 मार्च को ये बना, और इंडिया इसका मेंबर बना 27 अप्रैल 1950 को। तो ये बहुत सारी चीज़ें थे। इसके लिए अगर कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो एक आती है अपनी मेघदूत ऐप, ये किससे रिलेटेड है, मेट्रोलॉजिकल है। इसको किसने बनाया, एक्रिसेट ने बनाया इसको, ठीक है, मेघदूत को। और यही है, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा मेघदूत के अलावा आपको और क्या मिल जाएगी एप्लीकेशन में, ठीक है। मेघदूत ऐप को याद रखना, ये असिस्ट करता है फार्मर को वेदर के लिए असिस्टेंट करता है कि आपको यहाँ पर वेदर डाटा मिल जाएगा। फार्मर्स के लिए बनाई गई ऐप है ये, एक्रिसेट के द्वारा बनाई गई। अब ये जॉइंट इनिशिएटिव था किसका, IMD का, IITM का, ये पुणे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट पुणे में है, ये आपका अभी नई दिल्ली में है, और ICR, इनका ये जॉइंट इनिशिएटिव था, जॉइंट इनिशिएटिव था मेघदूत को बनाने के लिए। बनाया किसने, एक्रिसेट ने, ठीक है बच्चा। तो ये मेट्रोलॉजी का ऑलमोस्ट पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब एक लेक्चर बनेगा ग्लोबल वार्मिंग, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन और वेदर हैजार्ड। आपका यहाँ पर मेट्रोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय भारत।